अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस 2 रिव्यू क्वेश्चंस चूँकि कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में अपने थर्ड रिव्यू क्वेश्चन से गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे और 8th रिव्यू क्वेश्चन तक बात को सीखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की जानिब। हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज हाउ कैन वी मेक अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर्टिफिशियली। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप आर्टिफिशियली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कैसे बना सकते हैं। यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। डिस्क्राइब विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जाम्पल की मदद से अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। स्टूडेंट्स याद कीजिए, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस, तब मैंने आपको वहाँ पर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बाद आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कुछ मटेरियल्स इस तरह के हैं विच आर नॉट रेडियो एक्टिव इन नेचर, जो असल में तो रेडियो एक्टिव नहीं है, मगर उनमें कुछ ऑल्ट्रेशंस करके उन्हें रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है। अब ऑल्ट्रेशंस कैसे की जाती हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इफ़ दे आर बम्बार्डेड विद, अगर उनके ऊपर कुछ चीज़ें फॉल करवाई जाएं, कुछ चीज़ें गिराई जाएं, सो इफ़ दे आर बम्बार्डेड with 3 types of particles they become artificially radioactive। वो 3 किस्म के पार्टिकल्स डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? इफ दे आर बम्बार्डेड विद प्रोटॉन्स, अगर उन पर प्रोटॉन्स गिराए जाएं, अगर उन पर न्यूट्रॉन्स गिराए जाएं और उन पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड माय डियर स्टूडेंट्स, देन दे विल बिकम आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव। आर्टिफिशियली क्यों कह रहा हूँ बार बार साथ? क्योंकि आप इन्हें खुद रेडियो एक्टिव बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एक एग्जांपल देकर अपनी बात को जस्टिफाई करता हूँ। चलिए एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम जिसका एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सीधा सादा सा नॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। सोडियम इज नेवर रेडियो एक्टिव। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन फॉल करवाएं, तो न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में जब एब्जॉर्ब होगा तो वो इस सोडियम को सीधा सादा सा मासूम सा सोडियम नहीं रहने देगा, वो इसे रेडियो एक्टिव सोडियम बना देगा और वो सोडियम Na24 कहलाएगा। वो सोडियम का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहलाएगा। उसका एटॉमिक मास 24 और एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा। प्लस इस प्रोसेस में बहुत सारी गैमा रेज यानी बहुत सारी एनर्जी भी एमिट होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे आपने एक नॉर्मल सोडियम को, नॉन रेडियो एक्टिव सोडियम को न्यूट्रॉन फॉल करवा के एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ सोडियम में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज एक्चुअली द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। यू हैव कन्वर्टेड अ न्यूट्रल सोडियम इनटू द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मटीरियल। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल आपको क्लियर हुआ है। चलिए अपने अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का 4th क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 बेसिक रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेसेस? बेसिक 3 रेडियोएक्टिव डिके प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर? ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बखूबी जानते हैं कि 3 रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस कौन से हैं। चलिए लाइंस लगा के इन सबको बारी बारी अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिके प्रोसेस है अल्फा डिके प्रोसेस। चलिए स्टूडेंट्स, इसको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं दोबारा, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। हमने कहा था कि अल्फ़ा डिके और कुछ नहीं, ये हीलियम के न्यूक्लियस का किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से एमिट होना है। फॉर एग्जांपल, हीलियम इज़ He42, एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 2 है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर किसी भी न्यूक्लियस से हीलियम निकलेगा तो उस न्यूक्लियस पर क्या फ़र्क पड़ेगा?
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है X जिसका एटॉमिक मास A है, एटॉमिक नंबर Z है। अगर आप इसमें से हीलियम को डिके करवाएं, हीलियम को एमिट करवाएं, तो माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, एक डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म होगा। इस डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक मास बाय 4 कम होगा और एटॉमिक नंबर बाय 2 कम होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, साथ हीलियम का न्यूक्लियस बाहर न्यूक्लियस से एमिट हो जाएगा और साथ कुछ एनर्जी भी निकलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में आपने देखा कि कैसे एक हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा डिके की सूरत में एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से एमिट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा रिकॉल कर लें एक एग्जांपल जो बड़ी कॉमन सी है, द एग्जांपल ऑफ रेडॉन, जिसमें रेडॉन गैस प्रोड्यूस होती है। ये स्टूडेंट्स, ये रेडॉन गैस रेडियम से प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, रेडियम का सिंबल है RA, इसका एटॉमिक मास 226, एटॉमिक नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 88 है। जब ये अल्फा डिके करेगा तो ज़ाहिर है, अभी मैंने बताया रेडॉन गैस प्रोड्यूस होगी और साथ हीलियम का न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा प्लस प्लस पॉजिटिव 2 चार्ज के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए कि इस रेडॉन गैस का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा। एटॉमिक नंबर माय डियर स्टूडेंट्स इसका 88 माइनस 2 दैट इज 86। यस, इसका एटॉमिक नंबर 86 ही होता है, इसका एटॉमिक मास 222 होता है, यानी 226 माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ अल्फा डिके प्रोग्रेस, दिस इज हाउ अल्फा डिके अकर्स। इस तरह से अल्फा डिके हुआ करता है। स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं आगे बीटा डिके पे। माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द क्लास, बीटा डिके इज एक्चुअली द न्यूट्रॉन डिके। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, E0-1 की एमिशन होती है। इसे इलेक्ट्रॉन एमिशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी कहते हैं, और इसे न्यूट्रॉन का डिके भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब न्यूट्रॉन डिके का जनरल रिएक्शन क्या होगा। जनरल रिएक्शन इसका डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, X जो कि बीटा डिके कर रहा है, जिसका एटॉमिक मास A है, एटॉमिक नंबर Z है। जब ये बीटा डिके करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है 0-1 के साथ, तो ज़ाहिर है इस 0-1 को कंजर्व रखने के लिए एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा यकीनन होगा। तो जो Y डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा उसका एटॉमिक मास A ही होगा, मगर एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज आ जाएगा, साथ कुछ एनर्जी भी एमिट होगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, अब आपने इसका जनरल रिएक्शन तो देख लिए, अब इसकी एक एग्जांपल भी देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर बीटा डिके होता है कार्बन का, कार्बन 14 इज अ बीटा सोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका रिएक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, चलिए लिख के देखते हैं। कार्बन 14 जिसका एटॉमिक नंबर डियर स्टूडेंट्स 6 है, ये जब बीटा डिके करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऐसे डॉटर न्यूक्लियस में जिसका एटॉमिक नंबर इससे एक ज़्यादा होगा। 6 + 1 is 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा रिकॉल करें कि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। यस, आपके माइंड में बिल्कुल दुरुस्त आया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 और एटॉमिक मास 14 प्लस ये बीटा यानी एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से एमिट हुआ, न्यूक्लियस से निकला, प्लस साथ कुछ एनर्जी भी निकली। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ बीटा डिके अकर्स। इस तरह से बीटा डिके प्रोग्रेस करता है, इस तरह से बीटा डिके किसी भी न्यूक्लियस में से हुआ करता है। Now the final is the gamma decay, my dear students. Dear students, gamma decay is just the emission of electromagnetic radiations. So gamma decay is not the emission of any particle. तो my dear students, ये gamma decay is just a photon decay. इसमें photon यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही सिर्फ न्यूक्लियस में से निकला करती हैं। तो इसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। जनरल रिएक्शन में हमारे पास एक मदर न्यूक्लियस है, मदर न्यूक्लियस या पेरेंट न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक मास A है, एटॉमिक नंबर Z है, बस ये हाई एनर्जी पर है, जिसकी हाई एनर्जी को स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जब ये गैमा डिके करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहेगा, एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z ही रहेगा, प्लस इसके साथ कुछ गैमा रेज एमिट होके इसकी एक्साइटेड स्टेट को, हाई एनर्जी स्टेट को लो एनर्जी पर वापस ले आएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो जनरल रिएक्शन था। आप एक एग्जांपल देख लें, कोबाल्ट 60 विद एटॉमिक नंबर ऑफ 27। इट इज इफ एट हाई एनर्जी स्टेट, तो इसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये गैमा डिके करता है तो ये कोबाल्ट 60 ही रहता है।
ना तो उसका एटॉमिक मास पर कोई फ़र्क पड़ता है, ना एटॉमिक नंबर पे कोई फ़र्क पड़ता है, प्लस कुछ गैमा रेडिएशंस निकलकर इसकी हाई एनर्जी स्टेट को लो एनर्जी स्टेट पर ले आती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने तमाम के तमाम अल्फ़ा बीटा गैमा डिकेज आपके सामने लिख दिए, तमाम के तमाम को डिफ्रेंशिएट भी कर दिया और इनकी एग्जांपल्स भी आपको दे दी। यूँ समझ लीजिए मैंने आपके सामने पूरी की पूरी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का टॉपिक समेट कर 2-3 पॉइंट्स में लिख दिया, समराइज कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन और रिव्यू क्वेश्चन नंबर 18.5। My dear students, question says that which alpha decay process for protactinium identify the parent and daughter nuclei in this decay? Write the alpha decay process for protactinium. Identify the parent and daughter nuclei in this decay. तो आपको आज के इस लेक्चर के इस सवाल में प्रोटैक्टेनियम, ये जो PA है ये प्रोटैक्टेनियम का सिंबल है, प्रोटैक्टेनियम के लिए अल्फा डिके प्रोसेस लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा से पहले जनरल रिएक्शन की मदद से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये बात क्लैरिफाई कर दिया करता हूँ कि रिएक्शन चलेगा कैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा जनरल रिएक्शन ज़रा देख लें। जनरल रिएक्शन ज़रा देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरल रिएक्शन क्या है? कोई भी मटेरियल जिसमें एक पेरेंट न्यूक्लियस अल्फा डिके करेगा, A एटॉमिक मास, G एटॉमिक नंबर, अल्फा डिके के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा उसका एटॉमिक मास A-4, एटॉमिक नंबर Z-2 हो जाएगा और साथ अल्फा यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो जाएगा और कुछ एनर्जी भी निकलेगी। तो स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट द जनरल रिएक्शन। तो अब एक रिएक्शन प्रोटैक्टेनियम के लिए जल्दी से लिख दीजिए। प्रोटैक्टेनियम जिसे Pa से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक मास 234, एटॉमिक नंबर 91 है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये अल्फा डिके करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? स्टूडेंट्स, ये तो बात कंफर्म है कि एक हीलियम का न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा, He42++ और कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिए, जो डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 कम होने चाहिए, यानी 91 - 2 इज 89 और एटॉमिक मास में से 4 कम होने चाहिए, यानी 234 माइनस माय डियर स्टूडेंट्स 4, दैट इज 230। तो आप जानते हैं कि ये एटम कौन सा होगा, ये न्यूक्लियस कौन सा होगा? ये एक्टिनम का न्यूक्लियस होगा। सो एक्टिनम इज रिप्रेजेंटेड बाय AC माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें 230 एटॉमिक मास और 89 एटॉमिक नंबर होगा। अब आपको ये भी मेंशन करना है कि कौन सा पेरेंट न्यूक्लियस है और कौन सा डॉटर न्यूक्लियस है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए लिखते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई। डियर स्टूडेंट्स, इनमें पेरेंट न्यूक्लियाई है हमारा प्रोटैक्टेनियम, जो स्प्लिट हो रहा है, जो टूट रहा है, जो ट्रांसम्यूट हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है एक्टिनम में। तो डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट न्यूक्लियाई इज प्रोटैक्टेनियम विच इज Pa234। इसका एटॉमिक मास 234, एटॉमिक नंबर 91 है। और डियर स्टूडेंट्स, जो डॉटर न्यूक्लियस है वो एक्टिनम का होगा, जिसका एटॉमिक मास 230 और एटॉमिक नंबर 89 होगा। सो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस का भी हमें पता चल गया। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने आज के अगले सवाल की जानिब। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का अगला सवाल। एक्सप्लेन वेदर द एटॉमिक नंबर कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिके। किसी न्यूक्लियर डिके के दौरान क्या एटॉमिक नंबर कभी बढ़ सकता है? माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी सोचने से पहले ज़रा रिकॉल कर लीजिए बीटा डिके को। जब आप बीटा डिके को रिकॉल करेंगे तो आपको खुद ब खुद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बीटा डिके में हमारे पास एक
पेरेंट न्यूक्लियस था X, फॉर एग्जांपल इस X का एटॉमिक मास A, एटॉमिक नंबर Z था। जब बीटा डिके होता था यानी एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ करता था इस न्यूक्लियस में से, तो डियर स्टूडेंट्स जो डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होता था उसका एटॉमिक मास तो A ही, लेकिन एटॉमिक नंबर एक ज़्यादा यानी Z+1 हुआ करता था विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यस, बीटा डिके में आप देख सकते हैं हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यस एटॉमिक नंबर कैन बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द बीटा डिके प्रोसेस। तो याद रखिएगा, वेन एवर द बीटा डिके हैपन्स द एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज इंक्रीज बाय 1। डियर स्टूडेंट्स, अब आपसे एग्जाम्पल भी मांगी जा रही है, तो एग्जाम्पल मैं आपको इसी लेक्चर में कुछ शुरू वाले क्वेश्चन में दे चुका हूँ। कार्बन 14 इज अ बीटा सोर्स, C14 6 माय डियर स्टूडेंट्स, ये बीटा डिके करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एमिट करके ये किस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 ही होता है। तो आपने देखा कि कैसे ये 6 बढ़ के 7 हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, यस atomic number can be increased, plus there is a lot of energy that will be released during this process। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। What do you understand by the half life of the radioactive element? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ से आपका क्या मतलब है, आपकी क्या मुराद है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे इस लेक्चर में हाफ लाइफ की डेफिनेशन पूछी जा रही है, तो चलिए लिखते हैं हाफ लाइफ क्या होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ तो बता चुका कि रेडियो एक्टिव डिके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कुछ न्यूक्लियस डिके होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर द सर्टेन टाइम। उन कुछ में से तकरीबन इनिशियल के हाफ डिके कर जाए, जितनी देर में इनिशियल के हाफ न्यूक्लियस डिके कर जाए माय डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called the half life of the radioactive sample। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन देखी कि the time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called as the half life of the radioactive sample। जितनी देर में इनिशियल का आधे न्यूक्लियस डिके करके डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम कहा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18.8। तो चलिए 18.8 को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज इज रेडियो एक्टिविटी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? एलैबोरेट योर आंसर विद द सिंपल एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, पहले तो आप इस बात से बहुत क्लियर हों कि स्पॉन्टेनियस कहते हैं किसे। स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस कहते हैं एक ऐसे फिनोमेना को जो प्योरली बिल्कुल नेचुरल हो, जिसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस ना की जा सकती हों, बस खुद ब खुद हो जाए,
यानी नेचर में उस रिएक्शन का होना पॉसिबल हो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक एग्जांपल दूं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आप अपने घर की छत पर एक बीकर ऑफ वाटर लेकर खड़े हों जिसमें पानी की कुछ ना कुछ मिकदार हो। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप उस बीकर को उंडेल देंगे, पोर कर देंगे, तो जितना पानी उसमें है अल्टीमेटली वो नीचे गिर जाएगा, वो नीचे की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पानी का नीचे की तरफ बहना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हमें पता है कि जब भी पानी को उंडेला जाएगा पानी नीचे ही की तरफ आएगा, लेकिन कौन सा कतरा पहले आएगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कौन सी लेयर पहले नीचे फॉल करेगी ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो पानी का नीचे की तरफ गिरना एक स्पॉन्टेनियस अमल है माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से रेडियो एक्टिविटी भी एक स्पॉन्टेनियस अमल है। चलिए इस बात को समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास इनिशियली 1 2 3 4 5 एंड 6 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज मौजूद हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम ये बात तो जानते हैं कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइज हैं, इन्होंने डिके करना है। अल्टीमेटली इनमें से कुछ रेडियो एक्टिव एमिशंस होंगी और ये ए रेडियो एक्टिव मटीरियल से किसी बी दूसरे मटीरियल में किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात नहीं जानते कि पहले कौन सा न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट होगा। हो सकता है सबसे पहले ये वाला न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके बाद ये वाला न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट हो, फिर उसके थोड़ी देर के बाद ये वाला न्यूक्लियस बी में कन्वर्ट हो। सो आप देख सकते हैं अब आधे न्यूक्लियाइज ए के बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। आप ये तो जानते हैं कि इसे बी में कन्वर्ट होना है, मगर आप ये नहीं जानते थे कि इसे इसमें से कौन से न्यूक्लियस ने पहले बी में कन्वर्ट होना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ये कहा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी एक प्योरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और डियर स्टूडेंट्स, इस बात को इस पॉइंट से भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बिकॉज दिस रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती डियर स्टूडेंट्स? इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड नहीं करती? रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, it does not depend on pressure, it does not depend on any other external variable। ये किसी और एक्सटर्नल वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती स्टूडेंट्स। ये अगर डिपेंड करती है तो सिर्फ दो चीज़ों पर। किन चीज़ों पर डिपेंड करती है चलिए देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर्स। वन, the initial quantity of material present या initial quantity of radioactive nuclei कह लीजिए। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरी चीज है नेचर ऑफ मटीरियल। दूसरी चीज है नेचर ऑफ मटीरियल। सो ये फ़कत दो कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी मटेरियल, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की रेडियो एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर शुरू में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेडियो एक्टिव डिके भी ज़्यादा होगा, डिके रेट ज़्यादा होगा। और अगर शुरू में माय डियर स्टूडेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ही कम है तो उस स्पेसिफिक टाइम में कम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके करेंगे। और ये डिके रेट नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिके कर जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कम टाइम में इतना ज़्यादा डिके नहीं करते। प्योरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए जाने वाले 6 के 6 ऑल 6 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू और आपने इन क्वेश्चंस को समझने के साथ साथ नोट भी किया है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मुलाकात करूँगा आपसे
अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।